Hi everyone, welcome to English Literature with Sumona. In today's video, we are going to learn Aristotle's theory of tragedy, which is the very important part of classical lyricism. So, if you haven't yet subscribed to my channel, do subscribe to it and hit the bell icon so that you never miss an update. So, today we will be doing the Aristotle's poetic theory of tragedy. We have already done something about Aristotle's life and his works, but we will go over them briefly once again. And you all are know कि मैं अपने वीडियोज़ में आपको ये जो मतलब थ्योरी होते हैं इनको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं और इसको मैं आपको पढ़ते जाऊँगी और इसका तो ये नोट्स जो मैंने लिखा है इनको मैं पढ़ते जाऊँगी और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको साथ ही साथ देते जाऊँगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो अरिस्टोटल की ये जो थ्योरी है ये ट्रेजिडी पर बेस थ्योरी है। अरिस्टोटल ने अपने बुक पोएटिक्स में ट्रेजिडी के बारे में लिखा है। तो इन्होंने ये जो बुक लिखा है, इस बुक का मोटिव था कि जो उनके गुरु थे प्लेटो, उन्होंने पोएट और पोइट्री दोनों को बिल्कुल समाज का दुश्मन बताया था। दुश्मन मतलब कि समाज को गलत दिशा में लेके जाते हैं और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए ये सही नहीं है और इनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होता है मतलब सोसाइटी के लिए ये उतना सही नहीं होता और ये सब क्या होता है, नकल होती है, कॉपी होती है। तो ये सब मतलब बेकार चीज़ होती हैं। तो इसीलिए ये सब मतलब समाज के लिए पोइटिक और पोइट्री दोनों को ही जो प्लाटो थे ये सही नहीं माने थे और इन्होंने अपने बुक रिपब्लिक में साफ तौर पे इन चीज़ों को बताया था। तो अब मतलब चूँकि अरिस्टोटल प्लाटो के शिष्य थे और प्लाटो अरिस्टोटल को बहुत मानते थे और वो मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी थे। प्लाटो के एकेडमी में ये ज्वाइन किए थे 18 इयर्स के एज में। मैं ये सारा इंट्रोडक्शन इसके प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ, आप लोग ज़रूर जाएं और उसको देखें। मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसके आप लोग देख लीजिए जाके। तो इसमें क्या है कि अरिस्टोटल ने क्या किया कि उन्होंने फिर धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि नहीं, पोएट और पोइट्री हम समाज के लिए हार्मफुल नहीं होते और कहीं ना कहीं इनका एक अच्छा इफ़ेक्ट समाज में पड़ता है। तो उन्होंने मतलब पोइट्री और पोएट को डिफेंस करने के लिए अपनी बुक लिखी पोएटिक्स। और पोएटिक्स में उन्होंने ट्रेजिडी के बारे में, हालांकि कॉमेडी का जिक्र होता है थोड़ा बहुत, लेकिन कॉमेडी के बारे में ज़्यादा डिटेल में उन्होंने नहीं बताया। और फिर ये भी माना जाता है कि जो कॉमेडी के कुछ मतलब पेजेस मिसिंग है, जिसके बारे में तो वो ज़रूर लिखे होंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें से कुछ पेजेस मिसिंग हो गए हों। तो ये सारा चीज़ है कि उन्होंने मतलब ट्रेजिडी के बारे में, कॉमेडी के बारे में और एपिक के बारे में भी लिखा है और उन्होंने एपिक और ट्रेजिडी दोनों को कंपेयर भी किया है। तो मैं आगे आपको बताऊंगी ये सारी चीज़ों को। एक वीडियो में मैं सारे टॉपिक को नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं पार्ट बाई पार्ट इसका जितना भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स है मैं सारे लेके आऊँगी। सो लेट्स बिगिन। अरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसफर. ही वॉज बॉर्न इन 384 BC and died 322 BCE. Aristotle was a student of Plato. Later on, he established his own academy at Lyceum, where he taught students. Aristotle was the teacher of Alexander the Great. Poetics of Aristotle can be said to consist of 4 principles of the ancient classificatory system. तो इसमें आप जो जन्म है अरिस्टोटल का, तो वो 384 BCE से 322 BC में इनका डाइड हो गया था। और अरिस्टोटल क्या थे? प्लेटो के शिष्य थे और बाद में उन्होंने अपना लाइजियम में अपना इंस्टीट्यूट खोला, एकेडमी खोला, और जहाँ वो स्टूडेंट्स को, छात्रों को पढ़ाते थे। अरिस्टोटल बाद में अलेक्जेंडर के भी नहीं, उनको एकेडमी खोलने से पहले ये अलेक्जेंडर को मतलब पढ़ाते थे। फिर अलेक्जेंडर को पढ़ाने के बाद वो वहाँ से चले गए और लाइजियम में जाके उन्होंने अपना एकेडमी खोला। तो पोएटिक्स ऑफ कैन बी सेड टू कंसिस्ट ऑफ, जो पोएटिक्स है अरिस्टोटल की, वो 4 तरह के प्रिंसिपल को कंसिस्ट करती है क्लासिफिकेटरी सिस्टम के लिए। तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं।
फर्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ मिमिक्स विच इज़ कॉमन टू ऑल फाइन आर्ट्स। तो ये जो पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने जो बताया है, तो फर्स्ट बताया मिमिक्स को। तो मिमिक्स का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। तो कॉपी करना, जितने भी आर्ट्स होते हैं उनका कॉपी करना, मतलब उनको देख के फिर अपना आइडिया उसमें मतलब मिक्स करके जो भी चीज़ नई बनती है, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो कोई थिंग्स हो, तो वो सब क्या होता है? वो सब होता है फाइन आर्ट्स। ठीक है। अब सेकेंडली में क्या बोला गया है? द ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस जॉनराज ऑफ पोइट्री, एपिक, ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। और सेकंड में क्या आता है कि जितने भी पोइटिक्स के जॉनरा होते हैं, जितने वेरियस जॉनरा होते हैं पोइट्री के, एपिक, ट्रेजिडी और कॉमेडी, ये सारे आते हैं। और थर्ड में आते हैं द डिवीज़न ऑफ ट्रेजिडी इनटू 6 एलिमेंट्स। क्या क्या हैं ये 6 एलिमेंट्स जो कि ट्रेजिडी को 6 एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं? वह हैं प्लॉट, जिसको मिथोस बोला जाता है, कैरेक्टर, जिसको इथोस बोला जाता है, और थॉट, जिसको डायनोया बोला जाता है, लैंग्वेज, जिसको लेक्सिस बोला जाता है, म्यूज़िक, जिसको मेलोपोया बोला जाता है, और स्पेक्टिकल, जिसको ऑब्सेस बोला जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपकी एलिमेंट्स है ट्रेजिडी की। ये सारे एलिमेंट्स को एक ट्रेजिडी में शामिल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक चीज़, यहाँ पर ट्रेजिडी को जब परफॉर्म किया जाता है तो उसको ड्रामेटिक फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है, और जो पोइट्री होती है उसको नरेटिव फॉर्म में किया जाता है। कभी भी ट्रेजिडी को नरेटिव फॉर्म में परफॉर्म्स नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब इसका जो फोर्थली है वो है क्राइप्टिक स्टेटमेंट अबाउट कैथारसिस अपहेल्ड बाय वेस्टर्न क्रिटिकल ट्रेडिशंस एज अ प्रिंसिपल ऑफ एरिस्टोटेलियन एथेटिक्स। तो इसमें क्या है? फोर्थ में आपका कैथारसिस को बताया गया है, और जितने भी ट्रेडिशनल प्रिंसिपल हैं अरिस्टोटेलियन एथिक्स के, ये सारे चीज़ इसमें बताए गए हैं। तो ये आपके थे जो एरिस्टोटल के पोइट्री के संबंध में आपके कंसेप्ट हैं। तो वो सारा जो मतलब क्लासिफिकेटरी सिस्टम को ये सारे चीज़ें बताती हैं। अब आगे देखेंगे। अब अकॉर्डिंग का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे ट्रेजिडी के क्षेत्र में कि उन्होंने क्या क्या बताया है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ट्रेजिडी इज़ एन इमिटेशन। तो अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजिडी क्या है? ट्रेजिडी इमिटेशन है। अब ये जो लिखा हुआ है ये अरिस्टोटल का लिखा हुआ है। उन्होंने ये सारे ये जो थॉट्स है इसको दिए थे। क्या है देख लेते हैं। द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड ऑल्सो एज हैविंग मैग्नीट्यूड कंप्लीट इन इटसेल्फ इन अप्रोप्रिएट एंड pleasurable language in a dramatic rather than narrative form, with incidents arousing pity and fear were with to accomplish a catharsis of these emotions. अब इसमें उन्होंने बताया है कि ये जो इमिटेशन होता है, ये जो मतलब अगर किसी का नकल किया भी जाता है एक्शन में, तो बिल्कुल ट्रेजिडी में सीरियस होना चाहिए, और उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, मतलब उसका जो लेंथ होता है, जो कंप्लीटनेस होता है, वो पूरी तरह होना चाहिए, और उसमें अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि पूरा जो मतलब ड्रामा है या फिर जो ट्रेजिक ड्रामा है उसमें कुछ लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फेरबदल है, इधर उधर लैंग्वेज है जिसको सही से समझ नहीं पा रही है ऑडियंस, तो ये भी फिर एक सही ट्रेजिक ड्रामा को परफॉर्म्स नहीं कर पाएगी। और ये जो ड्रामेटिक, हाँ वो जो मैंने बताया कि इसका जो फॉर्म होता है वो ड्रामेटिक होता है, नरेटिव नहीं होता, और इसमें इंसिडेंट को अरोजिंग किया जाता है, मतलब बिल्कुल इतना ज़्यादा उत्तेजित किया जाता है ऑडियंस को पिटी एंड फेयर मतलब के लिए भी,
पिटी मतलब होता है कि दया भाव होना, और जो ट्रेजिक हीरो होता है तो वो अगर कुछ गलत इंसिडेंट में हो या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो ऑडियंस उसके साथ जुड़ जाती है, ऑडियंस को भी इस चीज़ का दुख होता है और फियर उनको इस चीज़ का डर होता है कि जो इसके साथ हो रहा है वो कहीं हमारे साथ ना हो, क्योंकि जो भी रियल समाज में जो भी एक्शन परफॉर्म्स होता था उसी को ज़्यादातर ड्रामेटिक फॉर्म में परफॉर्म्स किया जाता था। तो ये फिर उसको ये मतलब जो ऑडियंस है उनको ये भी डर लगता था कि अरे सब कुछ ठीक हो जाए, इतना गलत हो रहा है। तो ये सारा चीज़ ये होता था। तो ये सारे चीज़ क्या बनाती है, अकम्प्लिश बनाती है पूरी तरह से, जो कथारसिस है उसके इमोशंस को पूरी तरीके से भर देती है, मतलब ऑडियंस को बिल्कुल इमोशंस कर देती है। तो ये जो कथारसिस का जो कंसेप्ट है वो इसी चीज़ को बताता है कि जैसे किसी भी अगर हम लोग कोई मूवी देखते हैं तो उसमें जो भी मतलब अच्छी चीज़ें होती है, बुरी चीज़ें होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल डूब जाते हैं और बिल्कुल हमको जो भी उसमें मतलब घटना होता है, अगर अच्छा होता है तो हम लोग को खुशी होती है, हम लोग हंसते हैं, अगर बुरा होता है तो हम लोग को दुख होता है। तो ये सारी जो घटनाएं होती है उसी को कथारसिस बोला जाता है। According to Aristotle, tragedy is the most refined version of poetry that deals with the imitation of lofty matters. अब अरिस्टोटल ये भी बोलते हैं कि जो ट्रेजिडी होती है वो बिल्कुल रिफाइंड वर्जन होती है पोइट्री की, और इसमें डील किया जाता है, इमिटेशन से डील किया जाता है, क्योंकि ह्यूमंस नेचर ही होता है कि वो जब से जन्म लेता है वो एक दूसरे को देख के ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो जो भी समाज में चल रही होती हैं, तो जो भी होता है तो उसी चीज़ को पोइट्री में लिखा जाता है और उसी को ड्रामेटिक फॉर्म में फॉर्म किया जाता है, उसी को एक्शन किया जाता है। तो ये अरिस्टोटल इस चीज़ को बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजिडी। There are 7 characteristics features for a tragedy as follow. हम लोग 7 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो वो सब क्या हैं देख लेते हैं। इट इज़ मेमेटिक। तो ये कैसा होता है, ये मेमेटिक होता है, मतलब इसमें कॉपी किया जाता है। ये सीरियस होता है और ये अप्रोप्रिएट फुल लेंथ को बताता है, मतलब किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के मतलब कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग फॉलो करते हैं जबकि हम लोग मतलब किसी तरह के ट्रेजिडी को देखते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए, मेमेटिक होना चाहिए और होता भी है। मेमेटिक होता है मतलब उसमें कॉपी होती है और ये बहुत सीरियस होता है, और ये क्या करता है कि फुल स्टोरी को बताता है, जितना फुल लेंथ है, और रिलेवेंट स्टोरी को बताता है। किसी टॉपिक के जो चीज़ रिलेवेंट है उसी में फुल लेंथ की स्टोरी को बताता है। इट कंटेंस राइम एंड हार्मनी। इसमें क्या होता है, राइम और हार्मनी होता है, और इसमें क्या होता है, रिदम एंड हार्मनी, रिदम और हार्मनी भी होता है, इसमें म्यूजिक भी होता है। इट इज़ परफॉर्म्ड रादर देन नरेटेड। और ये सारे चीज़ें मैंने जो ये यहाँ पर बताई थी, ये सारे चीज़ें वही हैं, यहाँ पर पॉइंट वाइज है, ठीक है। और ये फीलिंग को अरोज करता है, वो पिटी और फियर को भी अरोज करता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इधर बताई हैं। अब अ ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ नॉवल एक्शन ऑफ नॉवल मैन, ठीक है। ट्रेजेडी क्या होता है, एक नॉवल मैन की इमिटेशन होती है, कॉपी होती है, मतलब समाज में एक नॉवल मैन किस तरह का होना चाहिए, उसकी जो अच्छाइयाँ होती है वो सारा चीज़ होता है। अब इसमें अरिस्टोटल ने कुछ एलिमेंट्स बताए हैं। एरिस्टोटल फाइंड 6 कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स इन ट्रेजेडी। 6 कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स को बताए हैं ट्रेजेडी में। फर्स्ट है प्लॉट, जिसको मैथॉस बोलते हैं। सेकंड है कैरेक्टर, जिसको इथॉस बोलते हैं। थर्ड है थॉट, जिसको डायनोइया बोलते हैं। फिर फोर्थ है लैंग्वेज, जो कि डिक्शन और लेक्सिस बोलते हैं। और फिफ्थ में है म्यूजिक, जिसको कि मेलोपोया बोलते हैं। और सिक्स्थ है स्पेक्टिकल, जिसको ऑफसेस बोला जाता है। तो आप लोग ये जो सारे ब्रैकेट के अंदर मैंने नेम बताए हैं, ये सबको ज़रूर ध्यान में रखिए। कभी कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, स्पेशली एनटीए नेट में, आपको हो सकता है इस नाम से नहीं देके इस नाम से किसी चीज़ को देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो 6
स्टूडेंट हैं तो इनके मतलब इंग्लिश में इंग्लिश क्या, इनको और एक अनदर नाम इनके क्या है, आप इसको ज़रूर जानें। अब मेथड्स और प्लॉट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पर सारे चीज़ को पूरा डील नहीं कर पाऊँगी, मैं एक एक करके आपको डील करूँगी, और हो सके कि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरे पार्ट में भी बनाऊँगी। तो फर्स्ट है मेथड्स और प्लॉट। तो मेथड्स और प्लॉट के बारे में अरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि अरिस्टोटल हैज़ कॉल्ड मेथड्स, अरिस्टोटल प्लॉट को क्या बोलते थे, मेथड्स बोलते थे। द सोल ऑफ ट्रेजिडी, वो प्लॉट को ट्रेजिडी की आत्मा बोलते थे, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजिडी, अब ट्रेजिडी के कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं कि भाई ट्रेजिडी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारा चीज़ इसमें हम लोग देख लेंगे। तो अभी हम लोग प्लॉट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लॉट्स में ही क्या बताया गया है कि स्पेसिफिकेशन किया गया है कि एक सक्सेसफुल प्लॉट के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। जो सक्सेसफुल प्लॉट होता है ट्रेजिडी के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कंप्लीटनेस होनी चाहिए। कोई भी, अगर आप लोग सपोज सोचिए कि कोई मूवी हम लोग देख रहे हैं, अब वो मूवी हम लोग देख तो रहे, अब मूवी में हम लोग को मतलब क्या बोले, कंप्लीटनेस नहीं दिख रहा है, कुछ मिसिंग दिख रहा है, कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं लगेगा। शुरुआत में, स्टार्टिंग में कुछ और है, मिडिल में कुछ और है, एंड में कुछ और है, तो एक दूसरे से को रिलेट नहीं करेगा, जिससे कि हम लोग को समझ नहीं आएगा कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। तो इसीलिए प्लॉट को क्या होना चाहिए, प्लॉट मस्ट बी अ होल इज दैट विच हैज़ बिगिनिंग, अ मिडिल एंड एन एंड। तो अभी यही कंप्लीटनेस क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग से लेके, बिगिनिंग से लेके एंड तक समझ आए कि उसमें ट्रेजिडी में हो क्या रहा है, वो ट्रेजिडी जो है वो हम लोग को क्या समझाना चाह रही है, वो जो ड्रामेटिक फॉर्म में है, तो ये सारा चीज़ होना चाहिए। अब सेकंड है मैग्नीट्यूड, refers to its length. A certain magnitude is necessary. The length of the play should be easily embraced by memory. They should not be so lengthy because lengthy plot make it a complex one. अब मैग्नीट्यूड में जो अरिस्टोटल हैं उन्होंने क्या बोला है कि ये लेंथ को रेफ़र करती है। मैग्नीट्यूड यानी जो ड्रामा है, जो ड्रामा फॉर्म में है, वो कितनी लंबी है, उसको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है ना। और जो प्लॉट है, तो प्लॉट को ये क्या बना देगी, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बना देगी। अगर कैसा होना चाहिए, ये जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कैसी होनी चाहिए, वो बिल्कुल इजीली एम्ब्रेस्ड कर दे, मतलब बिल्कुल वो याद रहे, जो भी ऑडियंस देख रही है सारी चीज़ें उन्हें याद रहे। ये नहीं कि बेमतलब का कहीं का भी खींच के उसको कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा लेंदी होगा, ज़्यादा इधर उधर की बातें होंगी, अनरेलेवेंट बातें होंगी, तो फिर पब्लिक के कुछ समझ नहीं आएगी। तो इसलिए उसमें मैग्नीट्यूड ज़रूर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है यूनिटी। अब यूनिटी में जो अरिस्टोटल है उन्होंने कहा है कि द होलनेस एंड मैग्नीट्यूड प्रोवाइड अ यूनिटी। ये जो होलनेस होती है, पूरी कंप्लीटनेस है, और जो मैग्नीट्यूड है उसकी जो लेंथ है, वो क्या प्रोवाइड करती है, एक्शन, मतलब यूनिटी ऑफ एक्शन को प्लॉट में बताती है। We must clearly understand that for Aristotle there is only one kind of unity, that of action. हम लोग ये चीज़ जान सकते हैं कि जो अरिस्टोटल थे वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन को बताया था कि एक्शन में किन किन चीज़ों की यूनिटी होनी चाहिए, कौन कौन चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट होनी चाहिए, जिससे कि ऑडियंस को बहुत ही अच्छी तरीके से जो ड्रामा है वो समझ आएगी। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देख लेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को किस तरह से डिटर्मिनेट किया जा सकता है। द स्ट्रक्चरल यूनियन ऑफ द पार्ट्स बिगिनिंग सच that if any one of them is displayed or removed, the whole will be disjointed and disturbed. अब इसमें क्या बता रहा है कि जो स्ट्रक्चर बनता है, जो समझाने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो वो शुरू से लेके अंत तक ये नहीं कि कोई ऐसा सीन है कि जो बिल्कुल रिमूव हो गया, उसको मतलब बिल्कुल हट गया, जो मेन सीन था वो बिल्कुल हट गया, है ना। जो ऑडियंस देख रही है वो एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर पा रही
रही है, तो उससे क्या हो जाएगा कि बिल्कुल जो प्ले है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब्ड हो जाएगी, और वो फिर देखने में कुछ समझ नहीं आएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है। इसलिए स्ट्रक्चरल होना बहुत ज़रूरी है कि एक के बाद एक क्या क्या मतलब उसमें घटना कौन कौन सी एक्शन हो रही है। तो इसमें क्या है कि इसमें अगर कोई भी सीन है तो वो डिस्प्लेड और रिमूव नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूनिवर्सलिटी। नेक्स्ट है यूनिवर्सलिटी। द ट्रेजिडी शुड बी क्लोजर टू द रियल लाइफ। और जो ये जो ट्रेजिडी होती है वो बिल्कुल रियल लाइफ से क्लोज होनी चाहिए। द रियल लाइफ अ ह्यूमन बीइंग विल बी एक्टिंग इन द सेम कंडीशन हाउ द हीरो हैज़ एक्टेड। तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो रियल लाइफ होता है ह्यूमन बीइंग का, वो कहीं ना कहीं जो एक्टर होते हैं उससे कोरिलेट करता ही है, क्योंकि हम लोग के सोसाइटी में जो भी एक्शन होती है उसी को रियल लाइफ को लेके कोई भी ड्रामा परफॉर्म किया जाता था या फिर किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हीरो होता है उनके रियल लाइफ को, ह्यूमन बीइंग के रियल लाइफ से उसको, उसके कंडीशन को, सब चीज़ उसमें उसी तरह का होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल अल्टर, बिल्कुल इमेजिनेशन सिचुएशन उसमें ले आए, बिल्कुल मतलब हवा में उड़ रहा है हीरो और कुछ अलग टाइप का कुछ ऐसा दिखा रहा है कि जो कि हकीकत में होता नहीं है। तो ये सारे चीज़ों से क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है वो कोरिलेट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इस तरह के जो भी सिचुएशन है वो नहीं होने चाहिए। तो आज यहीं तक इसको एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट फॉर्म है वो कैरेक्टर है, उसका नेक्स्ट फॉर्म है कैरेक्टर, जिसको इथोस बोलते हैं। इसके बारे में भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी आप लोग को अगर, हाँ, तो इसके बाद है इथोस, तो इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बाय एंड टेक केयर।